वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है, पर दोनों में फर्क इतना है कि टीचर सिखाने के बाद इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेने के बाद सिखाता है। अब आप लोगों पर निर्भर है कि आपको कब और किससे कितना सीखना है। तो बच्चों, हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं हूँ आज आपके सामने आपके लिए डे 12 लेकर, जिसमें वेकेशन टॉपर कैंप 55 का हमारा डे 12 और हमारा नया चैप्टर है। डे 12 में जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है, पर सबसे पहले एक बात, ये जो चैप्टर है, एनसीईआरटी जो हमसे है, हमें समझ नहीं आ रहा ये हमसे क्वेश्चन पूछ रही है या फिर हमें बता रही है। तो बच्चों, एनसीईआरटी ने तो हमसे क्वेश्चन पूछा है चैप्टर के नाम पर, लेकिन हम इस क्वेश्चन को साथ मिलकर समझेंगे कि ये जो क्वेश्चन है आखिर कह क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टॉपिक्स। यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करके एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं या उनमें कुछ डिफरेंस यानी वेरिएशंस होते हैं। देन देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसके बाद पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। बच्चों, इनमें से कई सारे टॉपिक्स हम आज कंप्लीट कर लेंगे, बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को हम कल कंप्लीट करेंगे। और बच्चों याद रखना, जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात बोली कि टीचर भी सिखाता है और वक्त भी सिखाता है, दोनों में फर्क इतना है कि जो टीचर है वो पहले क्या करता है, आपको सिखा देता है, उसके बाद एग्जाम लेता है। लेकिन हम अगर रियल लाइफ में आ जाएं तो जो टाइम है पहले एग्जाम लेता है और उस एग्जाम से हमें सीखने को मिलता है कि हमने क्या गलती की है। तो बच्चों, आपके पास अभी भी टाइम है, आप समझ जाओ कि ये जो आपको हॉलीडेज मिले हैं यानी जो समर वेकेशन मिली है, इसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लो। बाद में आप लोगों को ये पछतावा नहीं होना चाहिए था कि हमने अपनी जो छुट्टियां हैं वो मौज मस्ती में खराब कर दी। अगर आप दो ये सोच लो, अगर आप 2 महीने मौज मस्ती कर लो और बाकी के टाइम पर आप प्रॉपर स्टडी करो तो समझ में आता है। फिर जब आप नवोदय में जाओगे तो आपके पास ना तो क्या होगा, फोन होगा, ना प्रॉपर टाइमिंग होगी। वहां पर आपका जो स्केड्यूल होगा वो बिजी स्केड्यूल होगा, जिसमें से आपको एक्स्ट्रा स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, वरना आप एनसीईआरटी में ही उलझे रह जाओगे। अगर आपको एनसीईआरटी में उलझे नहीं रहना है तो अभी अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो और वहां पर जाकर अपने स्कूल में जाकर आपको क्या करना है, अपनी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको टाइम देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो आपसे कहा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे आगे के टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे। देखो, यहाँ पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। इमेज में देखो, यहाँ पर ये हाइड्रा है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है बच्चों? इस ऑर्गेनिज्म का नाम है हाइड्रा। हम समझेंगे कि ये जो हाइड्रा है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे अपने जो
बच्चे हैं उनको ये बनाता है। ठीक है, वैसे ही ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो किस तरीके से क्या करते हैं, किस तरीके से अपने जैसी कॉपी बनाते हैं, क्या वो एक दूसरे के सिमिलर होती है या फिर उनमें कुछ डिफरेंस होता है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्टिंग है, एक एक करके सारी चीजों को हम मिलकर समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझें कि ये जो रिप्रोडक्शन ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बच्चों, आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, री मतलब अगेन या फिर द्वारा, और प्रोडक्शन मतलब पैदा करना या फिर क्या होगा, प्रोड्यूस करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा अगेन अपने जैसा कोई ऑर्गेनिज्म पैदा किया जाता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर देखो, रिप्रोडक्शन स्टैंड फॉर क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द पॉपुलेशन। ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसी कॉपीज बनाने की कोशिश करता है। एंड इट इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो क्या ये लाइफ प्रोसेस है बच्चों, तो आप ये समझ लेना कि ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसके बिना भी लाइफ चल सकती है। लाइफ प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती हैं जिनके मतलब जिनकी वजह से लाइफ ना चल सके। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, एक कपल है, वो ये डिसाइड करता है कि हम किसी भी चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या उन दोनों की लाइफ पर इससे कोई इफेक्ट आएगा, क्या वो अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो आप कहोगे अगर वो नहीं चाहते किसी भी चाइल्ड को बर्थ देना तो उनकी चॉइस है, और ये ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जिसके बिना उनकी जो लाइफ है वो कंप्लीट ना हो पाए। ठीक है, वो सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ये कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है, बट फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल रेदर ऑफ स्पीसीज। अब यानी किसी स्पीसीज को कंटिन्यू इस अर्थ पर रहना है तो उसके लिए उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि जितने भी ह्यूमंस हैं, सारे ह्यूमंस ये सोच लें कि हम किसी भी चाइल्ड को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर वो सोच लेते हैं तो बच्चों धीरे 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 क्या होगा, इस अर्थ से ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें ये समझ में आया कि अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए ये प्रोसेस रिक्वायर्ड है, बट ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। अब आगे बढ़े, इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसके लिए एक क्या चाहिए, सिग्निफिकेंट एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ये लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक है, लाइफ प्रोसेस नहीं है। एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर एक्सेप्शन है, सॉरी, क्या, स्टेराइल ह्यूमन, सम हाइब्रिड एंड वर्कर वी। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो किसी भी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होती, यानी ये अपने चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकते। यहाँ पर बच्चों जो बीज होती हैं इनमें वर्कर भी, कुछ हाइब्रिड्स होते हैं और स्टेराइल ह्यूमंस होते हैं जिनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी अपने जैसे चाइल्ड को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर हम समझें कि रिप्रोडक्शन में सबसे मैंडेटरी क्या फीचर होता है, क्या रिक्वायर्ड है, तो बच्चों आप सबको पता है
हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो बच्चों हमारी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम डीएनए कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस में हम देखें, सबसे पहले आप समझो, यहाँ देखो हमारे पास एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर बच्चों ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये होता है हमारा डीएनए, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर देखो, जब ये स्कैटर्ड फॉर्म में होता है तब ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। जब इसको क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है स्पेशल स्ट्रक्चर्स में, तो कुछ इस टाइप का वो दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर 46 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने बच्चों? 46 पेयर, सॉरी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड 46 क्रोमोसोम्स, अगर हम पेयर की बात करें तो पेयर कितना होगा 46 का? तो 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर। अब यहाँ पर देखो, सोमेटिक सेल, बच्चों सोमेटिक सेल जो होती है वो हमारे स्किन पर, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टमक हो गया और अदर ऑर्गन्स हो गए, उनमें सोमेटिक सेल्स होती हैं, ठीक है। सोमेटिक सेल ऐसी सेल होती हैं जो क्या करती हैं? ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, इंजरी में हेल्प करती हैं, ठीक है। एक बार आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, जब जो डीएनए होता है स्कैटर्ड फॉर्म में हो, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। अब जब इसको बाइंड किया जाता है, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाती हूँ। ये देखो, आपको ये थ्रेड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, जब आपने देखा होगा ये जब ओपन हो जाता है तो कैसा दिखता है बच्चों? ये बहुत लंबा दिखता है ना। ऐसे जब आप इसको ओपन करोगे तो बहुत लंबा ये दिखाई देने लगता है। अगर हम इसको ऐसे करके अरेंज कर दें तो ये छोटे से एरिया में पूरा अरेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा डीएनए है ये इस तरीके से स्कैटर है। अगर हम इसको बाइंड कर दें तो कैसा दिखने लगेगा बच्चों? ये ऐसा दिखने लगेगा। देखो, हमने इसको बाइंड कर दिया, ये ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसको इस तरीके से अरेंज कर दिया कि वो कम जगह में आ जाए और उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। अब बच्चों देखो, इस तरीके से इसको अरेंज किया जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं,
किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इनके पास जीन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये जीन क्या होते हैं, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम किसी क्रोमोसोम को ऐसे बना देते हैं, हमने बनाया यहाँ पर, देखो बच्चों इस तरीके से इसके पास जीन रहते हैं हर कैरेक्टर के लिए, जो पेरेंट्स से कहाँ पास होते हैं, बच्चे में पास होते हैं। यानी ये जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो चाइल्ड होगा उसमें हेयर का कलर कैसा होगा, आई का कलर कैसा होगा, उसकी स्किन का कलर कैसा होगा। यानी जो उसके फीचर्स हैं वो ये जीन्स डिसाइड करते हैं। जीन किस पे है? क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है? तो आप कहोगे डीएनए को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या कर दिया गया है, अरेंज कर दिया गया है। ये मतलब था इस डायग्राम का। अब यहाँ पर सेल का आपको डिवाइड दिखाया गया है कि जो जब मान लो आप क्या करते हो, खेलते हो या फिर किसी रीजन से अगर आप स्लिप होके गिर जाते हो तो आपको इंजरी होने हो जाती है। तो क्या आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि इंजरी होने के बाद धीरे धीरे वहां जहां आपको चोट लगी थी वो हिस्सा पूरा रिपेयर हो जाता है। तो वो रिपेयर कैसे होता है? तो बच्चों हमारी बॉडी की उस एरिया की सेल क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। सेल डिवाइड करने के बाद उस इंजरी को क्या करती हैं, खत्म करने की कोशिश करती हैं। तो बच्चों सेल का डिवीजन होता है, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही जो डिवीजन होता है किसी भी चाइल्ड को बनाने के लिए, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन की, सॉरी इसके क्वेश्चन की बात करें, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। जो रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसके लिए, लिविंग बींग्स के लिए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, 3 ऐसी स्टेटमेंट देनी है जिससे ये जो आपकी क्या है लाइन है वेरीफाई हो सके। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा यहाँ पर अगर हम कहें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर पाए, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाए, जिससे क्या हो, जो उसकी स्पीसीज है वो कंटिन्यू बनी रहे। एंड आगे चल के अगर हम देखें, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। यहाँ अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड की, तो यहाँ पर वेरिएशंस के लिए। एंड थर्ड अगर हम बात करें इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाले कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं। यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा है, उसको अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करना है। सेकंड, जब क्या होगा, आ, वो अपने चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगा, फिर उसके बाद जो न्यू स्पीसीज है वो अपने चाइल्ड को प्रोड्यूस करेगी, तो धीरे 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 क्या होगा, उनके अंदर वेरिएशन होंगे, और वेरिएशन होने की वजह से उनमें इवोल्यूशन होगा। एंड इवोल्यूशन होने की वजह से क्या होगा, उनके जो सर्वाइवल है उसका भी चांस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, किसके लिए एसेंशियल है, कीप देम अलाइव, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, मेंटेन ग्रोथ, या फिर कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उसको क्या करना है, अपनी स्पीसीज को जो है कंटिन्यू करके रखना है।
अब एक क्वेश्चन है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी बना देते हैं? अगर आप अपने भाई या बहन को देखो तो क्या वो एकदम एग्जैक्ट है? क्या आप अपने मम्मी पापा के सेम टू सेम दिखते हो? तो आप बोलोगे नहीं। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बच्चों जो अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। अब एग्जैक्ट कॉपी कौन बनाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, रिप्रोडक्शन बेसिकली इन्वॉल्व सेल डिवीजन। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है बच्चों? सेल डिवीजन होता है। कई सारी सेल्स मिलकर एक चाइल्ड या फिर ऑफ स्प्रिंग की क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉपी। अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए कॉपी। यानी जो सेल के अंदर डीएनए है वो क्या करता है? अपनी कॉपी क्रिएट करता है। जिस जब वो कॉपी क्रिएट करता है तो साथ साथ धीरे धीरे क्या होता है? एक सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। DNA present in cell carries information for making protein which help in expression of body character. बच्चों, जो डीएनए होता है ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेके जाता है। अब आप पूछोगे कि कैसी इंफॉर्मेशन? जैसे मान लो बच्चों, सबसे पहले एक वर्ड समझो, ब्लूप्रिंट। क्या? ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट होता क्या है? तो बच्चों, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें किसी भी पर्टिकुलर आपके मशीन हो गई या फिर कुछ भी हो सकता है, उसको बनाने की पूरी इंफॉर्मेशन कि उसके कितने पार्ट्स होंगे, उसका मेजरमेंट क्या होगा, उसका अरेंजमेंट कैसे करना है, उसको फिक्स कैसे करना है, तो वो होता है आपका ब्लूप्रिंट। अगर हम एग्जांपल लें बाइक का, तो बाइक का भी बच्चों एक ब्लूप्रिंट होगा जिसमें लिखा होगा कि उसके पार्ट का मेजरमेंट क्या होगा, कौन सा पार्ट कहाँ अटैच होगा। ठीक है। और उसमें सारी जो इंफॉर्मेशन है उस बाइक से रिलेटेड, उसका इंजन जो होगा कैसा होगा, उसके अंदर जो आपकी कलर्स हैं वो कैसे होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन उस बाइक का क्या है? ब्लूप्रिंट। ठीक है, आपको समझ में आया? यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके पास क्या हो? किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने की इंफॉर्मेशन हो। तो वैसा ही हमारी बॉडी में भी एक ब्लूप्रिंट है। अब आप सोच रहे होंगे बॉडी में कैसा ब्लूप्रिंट है? डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन ब्लूप्रिंट तो है। ब्लूप्रिंट है डीएनए। यानी जो हमारा डीएनए है उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि बॉडी का जो फीचर्स होंगे वो कैसे होंगे। जैसे आई का कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, किसी पर्सन की हाइट कितनी होगी, और उसकी स्किन का कलर कैसा होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। अब ये डीएनए क्या करता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। और ये जो प्रोटीन होती है ये हेल्प करती है एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स। समझ में आया? ब्लूप्रिंट हमारी बॉडी में क्या है? डीएनए। अब बच्चों, जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप का होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड रहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है, इन asexual reproduction a new individual developed directly from specialized or unspecialized part of a single parent without involving fusion of sex cell that called gametes। अब यहाँ पर वो एक लाइन बता रहा है आपको कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि सिंगल पेरेंट या फिर उसके पार्ट से विदाउट सेल के फ्यूजन से क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। अब यहाँ पर देखो, जो ऑफ स्प्रिंग होता है बच्चों, ऑफ स्प्रिंग में यहाँ पर इसका मतलब है चाइल्ड। ठीक है,
चाइल्ड, चिल्ड्रन जो भी है वही क्या है, ऑफ स्प्रिंग है, न्यू बॉर्न है, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसके लिए, चाइल्ड के लिए। ऑफ स्प्रिंग क्या करता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द asexual reproduction are exactly identical to the parent except in size and are called clones। अब asexual reproduction से जितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बट उनका साइज वेरी कर सकता है। जब वो एग्जैक्ट सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसा होता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्लोन, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी के लिए क्या वर्ड यूज होगा, क्लोन। अब यहाँ पर देखो, ईच इंडिविजुअल ऑफ अ क्लोन इज कॉल्ड रेमेट। जो क्लोन का हर एक इंडिविजुअल होगा उसको क्या बोला जाएगा, रेमेट बोला जाएगा। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बच्चों क्या होता है, सेल का फ्यूजन होता है। जो सेक्स सेल होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, गैमेट्स होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल सेक्स सेल होती है, उसमें क्या होता है, उनका फ्यूजन होता है। यहाँ पर फर्स्ट वो हैप्लॉइड होती है, यानी उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। 46 का हाफ कितना हो जाएगा, 23। Gametes are produced by meiotic division, reduction division, then fusion of gamete takes place leading to the formation of a diploid zygote। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लो, देखो सेल है, उस सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 23। जब बच्चों 23 क्रोमोसोम, मैं पेयर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ। 23 जब क्रोमोसोम होंगे तो ऐसी सेल को हम बोलेंगे हैप्लॉइड, ठीक है, क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड, यानी एन। अगर उसके अंदर क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 जब क्रोमोसोम होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड यानी 2n हम उसको कहेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, 23 क्रोमोसोम होते हैं, वो हैप्लॉइड होती है। देखो यही लिखा है ना, 23 क्रोमोसोम होते हैं और वो हैप्लॉइड होती है। ये जो प्रोड्यूस हुई ये किसके थ्रू होती है, मायोटिक डिवीजन के थ्रू होती है। हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे मियोसिस एंड आपका मायोटिक डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड दो जो सेल्स होती हैं, ठीक है, एक ये हैप्लॉइड सेल हो गई और एक ये हैप्लॉइड सेल हो गई। इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम है और उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम है। जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो एक सेल क्रिएट होगी और उस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो हम इसको बोलेंगे 2n यानी डिप्लॉइड। आ गया ये थोड़ा सा समझ में, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, बस नॉर्मल आप समझ लो कि ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर देखो द जाइगोट, अब यहाँ पर देखो ये इन सेल से एक सेल बनेगी, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बनता है कब बनता है, जब ये दो सेल क्या हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, तो उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वो यही कह रहा है, जो जाइगोट होगा अब ये डिवाइड करेगा माइटोटिक डिवीजन से, जिसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी एक सेल से दो सेल बनती हैं एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। एंड धीरे धीरे जो जाइगोट है वो उसके अंदर सेल का डिवीजन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर सेल का डिवीजन होगा, धीरे 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 वो एक न्यू इंडिविजुअल में यानी एक ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। द वेरिएशन अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन माइट बी सो ड्रास्टिक। अब ये वेरिएशन क्या होते हैं बच्चों, वेरिएशन का मतलब चेंजेस। जब क्या होता है, सेल डिवाइड होती है तो जो क्या जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए है उसमें चेंजेस आ जाती हैं। जब डीएनए में थोड़े बहुत भी चेंजेस आते हैं तो वेरिएशन होने लगते हैं। जैसे मान लो बाइक का ब्लूप्रिंट है, ठीक है,
बाइक के ब्लूप्रिंट में लाइन लिखी है कि ये जो वाला पार्ट है इधर असेंबल करना है, बट गलती से किसी आपके मैकेनिक ने क्या किया, उस पार्ट को कहीं और प्लेस कर दिया। तो वहां पर क्या हुआ, गड़बड़ हुई। तो जो बाइक है वो कैसी लगेगी, थोड़ी अजीब दिखने लगेगी, है ना। वैसा ही अगर डीएनए के साथ हो, डीएनए में थोड़ी सी भी चेंज आ जाए तो क्या बोला जाता है, वेरिएशन बोला जाता है। ठीक है। और जो डीएनए है इसके अंदर जो वेरिएशन होते हैं ड्रास्टिक होते हैं, एंड न्यू डीएनए कॉपी कैनॉट वर्क विद द सेलुलर अपैरेटस इट इन इनहेरिट्स। यानी मान लो कॉपी हुई थी डीएनए की, लेकिन उसमें चेंजेस आ गए। अब इतने चेंज आए कि जो सेल है उसके अंदर वो डीएनए क्या नहीं कर पा रहा है, काम ही नहीं कर पा रहा है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अगर वो जो डीएनए है सही वेरिएशन उसके अंदर हो जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, बॉडी में एवोल्यूशन देखने को मिलता है। अगर वो सही से डिवाइड नहीं होते, पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन लेके गए हैं उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम नहीं करते, तो वो जो उसके अंदर चेंजेस होंगे वो हार्मफुल भी हो सकते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझें, आपने वेरिएशन तो देखा होगा, आपसे बोलते होंगे लोग, आपने सुना होगा कि जो हमारे एवोल्यूशन हुआ है वो बंदर से हुआ है। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में बंदर से एवोल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन बंदर जैसे एक ऑर्गेनिज्म से हमारा एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है। अगर सोचो बंदर से हमारा एवोल्यूशन हुआ होता तो क्या बंदर बंदर ही रहते। तो आप बोलोगे अगर बंदर से एवोल्यूशन होता तो बंदर भी हमारे जैसे हो जाते हैं, नहीं। तो एक ऑर्गेनिज्म जो हमारे जैसा, मतलब हमारा जिनसे एवोल्यूशन हुआ है वो बंदर जैसा दिखता था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम थोड़ा सा समझ लो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, वैसे तो आपके सिलेबस में ये है नहीं, पर समझोगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था ड्रायोपिथिकस। वो ऐसे चलता था बंदर के जैसे। फिर थोड़ा सा वो क्या हुआ है, स्ट्रेट हुआ। स्ट्रेट किस वजह से हुआ, इसके डीएनए में धीरे धीरे चेंजेस हुए। धीरे धीरे चेंजेस यानी वेरिएशंस हुए। वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, बॉडी में इवोल्यूशन हो गया। अब इवोल्यूशन होने की वजह से वो थोड़ा ऐसे चलने लगा, रामापिथिकस जिसको बोला गया। फिर आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या था, थोड़ा और स्ट्रेट हुआ। क्यों, क्योंकि डीएनए में चेंजेस हुए। डीएनए में चेंजेस होने की वजह से ये इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। यानी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, वेरिएशन की वजह से चेंजेस आते हैं जिनको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। फिर ये धीरे ऐसे स्ट्रेट हुआ, होमो हैबिलिस बना, फिर होमो इरेक्टस बना, एकदम स्ट्रेट हो गया। फिर होमो सेपियन बना, जिसके अंदर क्या हो गया, कई सारी चीजें चेंज हुई। नेक्स्ट फिर आया होमो सेपियंस जो हम हैं। यानी अगर ह्यूमन का साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो क्या है, आप बोलोगे होमो सेपियंस है। तो बच्चों इस तरीके से धीरे धीरे डीएनए में चेंज होने की वजह से और वेरिएशंस आने की वजह से क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, और हम बंदर जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म से ऐसे बन गए। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़ जाएं। अब देखो, जब सेल डिवाइड करती हैं तो दो तरीके से डिवाइड करती हैं। सबसे पहला होता है माइटोसिस और सेकंड होता है मियोसिस। अब माइटोसिस में क्या होता है, जब सेल डिवाइड करती है तो दो डॉटर सेल्स बनाती है, जिसमें उनका जो आइडेंटिकल नंबर होगा क्रोमोसोम का वो सेम रहता है जितना पेरेंट का था।
अगर पेरेंट के पास क्या थे, 46 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ पर जो सेल होगी उसके पास भी 46 ही क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, किसमें है, माइटोसिस में। माइटोसिस में क्या है, एक सेल से दो सेल बनेंगी, और पहली सेल के पास जितने क्रोमोसोम थे, नेक्स्ट जो सेल बनेगी उसके पास भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। और ये किसमें होता है, सोमेटिक सेल्स में। सोमेटिक सेल्स ऐसी सेल्स जो हमारी स्किन में, हमारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट हैं। अभी ये अगर हम म्योसिस की बात करें, ये जो म्योसिस होती है ये सेल डिवीजन सेक्स सेल्स में होता है। कौन सी सेल में होता है, तो आप बोलोगे सेक्स सेल, या फिर गैमेट्स, या फिर हम कहें जर्म सेल, इनमें देखने को मिलता है। और ये बॉडी की अदर जितने भी पार्ट हैं उनकी सेल हैं, जैसे हमारी स्किन हो गई, स्टमक हो गया, या फिर कोई अदर ऑर्गन हो गया। ठीक है, म्योसिस में क्या होता है, एक डिप्लॉयड जो सेल होती है डिवाइड करती है एंड गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स ईच हैविंग हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट ऑफ पेरेंट सेल। इट टेक्स प्लेस इन जर्म सेल। अब यहाँ पर देखो, एक सेल है, डिप्लॉयड सेल है, यानी उसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, वो 4 सेल में डिवाइड होगी। कितनी में, 4 में। एक से 4 सेल बनेंगी, और उस सेल के अंदर कितना होगा, अपने पेरेंट्स से आधे क्रोमोसोम होंगे। अगर पेरेंट्स के पास 46 क्रोमोसोम हैं, तो जो न्यू सेल बनेगी उसके अंदर कितने होंगे, तो आप बोलोगे 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ये वाला डिवीजन किन सेल्स के अंदर होता है, तो आप बोलोगे जो गैमेट्स होती हैं उनके अंदर होता है। माइटोसिस किस में होती है, सोमेटिक सेल्स में। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ जो सेल बनेगी, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ठीक है, जो पहली वाली यानी पेरेंट सेल में था उतना ही जो न्यू सेल होगी उसमें होगा, इसमें आधा हो जाएगा। पेरेंट में 46 है, तो फिर जो नेक्स्ट सेल्स होंगी उनमें कितने हो जाएंगे, हाफ, यानी 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये था दो टाइप का डिवीजन जो सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो, सेल डिवीजन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जस्टिफाई। जो सेल डिवीजन होता है वो कैसा है, एक टाइप है रिप्रोडक्शन का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट, व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस व्हाट हैपेंस टू इट्स डीएनए। जब सेल रिप्रोड्यूस करती है तो उसके डीएनए के साथ क्या होता है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन अ सेल साइकिल द सिंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स। अब बच्चों, जो हमारा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस और माइटोसिस, उसके अंदर फेज होते हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। ठीक है, उसके अंदर जो सेल है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्टेप उसको दिए गए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, जिससे आपकी थोड़ी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, जो माइटोसिस होती है, म्योसिस होती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस में आपका G1 फेस, एस फेस, एम फेस यानी सिंथेसिस फेस, मेटाफेस, ये अलग अलग होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, केवल आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। अब देखो, यहाँ हमारे पास डायग्राम दे रखा है, किसका, द स्टेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले होता है हमारा क्या, इंटरफेस।
यहाँ पर सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है, फिर आता है प्रोफेज, देन लेट फेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद होती है साइटोकाइनेस। देखो, अगर हम माइटोसिस की बात करें तो यहाँ पर PMAT होता है, पैमेट से याद रख लो। इसका मतलब होता है बच्चों प्रोफेज, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, सीक्वेंस है कि कब डीएनए डिवाइड होगा, कब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ये माइटोसिस की ही प्रोसेस है सारी। उसके बाद आएगा मेटाफेज, मेटाफेज के बाद आएगा एनाफेज, एंड उसके बाद आएगा टीलोफेज। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो सिंथेसिस फेस होता है वो कौन सा होता है। तो बच्चों ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एस फॉर सिंथेसिस फेस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़े, देखें, the number of chromosomes in parents and offspring of a particular species remains constant due to, यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है पेरेंट्स का और ऑफ स्प्रिंग का, वो पर्टिकुलर स्पीसीज में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, halving of chromosomes during gamete formation, doubling of chromosome after gamete formation, halving of chromosome after gamete formation। क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताओ, यहाँ पर क्या होने वाला है राइट आंसर? तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, क्यों कांस्टेंट रहता है कि जब क्या होता है, जो जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है क्या क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर, या फिर हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। कैसे डबल हो जाता है? पहले जो सेल है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एंड नेक्स्ट उसके बाद क्या हो रहा है, 23 क्रोमोसोम मिलाकर डबल हो जा रहे हैं क्रोमोसोम्स। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। अब अगर हम वेरिएशन की बात करें कि वेरिएशंस होते क्या हैं, तो यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया डीएनए में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वेरिएशन होते हैं। द वेरिएशन अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैनॉट वर्क विद इन द सेलुलर apparatus it inherits. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis of evolution of new species. अब देखो क्या हुआ, डीएनए में वेरिएशन हुए, चेंजेस हुए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो डीएनए, नया डीएनए जो फॉर्म हुआ वो उस सेल के अंदर काम नहीं कर पा रहा जिस सेल के अंदर वो गया। अब ये जो टेंडेंसी है इसकी वजह से न्यू स्पीसीज में क्या होगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उसको बताया गया था कि तुमको वहां जाके इस तरीके से काम करना है, इस पार्ट को ऐसे डिजाइन करना है। बट जब वो डिवाइड हुआ डीएनए तो गलती हो गई, डीएनए डिवाइड होने में गलती हो गई। अब उसको जो पेज दिया गया था कि तुमको ऐसे 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 करके काम करना है, अब जब वो खुद ही गलत तरीके से बन गया तो क्या वो जो नए फीचर्स बनाएगा वो वैसे बनाएगा जो पहले डीएनए बना रहा था? तो आप बोलोगे नहीं। अब वो क्या करेगा, उसके जैसे मान लो आप अपने क्लास से किसी भी क्लासमेट के नोट्स लेके आते हो, क्या करने के लिए, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के लिए या अपनी जो नोट्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, तब आप क्या करते हो, टिपते हो, अरे इसने ऐसे लिखा है, अच्छा अच्छा,
बट इसकी एम है या डब्लू है समझ में नहीं आ रही, इसकी राइटिंग थोड़ी कर्सिव है, तो आप भी क्या करते हो, कुछ वर्ड्स में मिस्टेक कर देते हो। वैसे ही डीएनए भी मिस्टेक करता है। यानी उसको बोला गया कि तुमको ऐसे ऐसे इसको टीपना है भैया, बट डीएनए ने क्या किया, हमको तो ये एम नहीं ये डब्लू लग रहा है, तो उसने गलत टीप दिया। अब गलत टीपने की वजह से क्या कर दिया, वो जो डीएनए है वो जो तीसरे किसी बच्चे के पास जाएगा, यानी जो 30 आपने किसी से लेके नोट्स बनाए, आपके नोट्स किसी ने लेके बनाए, तो वो क्या करेगा, गलती करेगा। अब वो कुछ और ही लिख देगा। वैसे ही जब डीएनए क्या करेगा, फीचर्स बनाएगा, तो वो अलग ही बना देगा। जो पहले डीएनए ने बनाए थे वो उस तरीके से नहीं बनाएगा, वो अलग ही बना देगा। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, किसी भी स्पीसीज के अंदर इवोल्यूशन हो जाता है। इवोल्यूशन कब होता है, जब डीएनए में वेरिएशन आए। डीएनए में वेरिएशन आने की वजह से हो जाता है इवोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन ये कब होता है, यानी अगर वेरिएशन हो जाए तो कुछ जगह पे तो फायदा होता है, कुछ जगह पे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अगर हम फायदे की बात करें, रिप्रोडक्शन इज लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन किसकी लिंक है, कि जो पॉपुलेशन में स्पीसीज है वो बनी रहे। नेक्स्ट, वेरिएशन आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। और वेरिएशन क्यों जरूरी है, जिसकी वजह से जो स्पीसीज है वो सरवाइव कर सके। अब आप पूछोगे कि स्पीसीज सरवाइव कर सके इसका क्या मतलब है, तो समझो, जब बच्चों अगर हम जिराफ का एग्जांपल लें, आपने देखा होगा जो जिराफ होता है उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। पर अगर मैं बात करूं बहुत साल पहले जो जिराफ होते थे उनकी गर्दन ऐसी नहीं थी। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, गर्दन पहले से इतनी लंबी कैसी हो गई। तो बच्चों वो जब ग्रास वगैरह खाते थे तो जमीन से खाते थे, बट धीरे 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 हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारी घास है, उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो धीरे धीरे जब ये चेंजेस हुआ तो जिराफ थे, उनको नीचे जमीन पर घास नहीं मिल रही थी, तो वो क्या करते थे, पेड़ से पत्ते अपने मुंह से तोड़ के खाने की कोशिश करते थे। जब वो पेड़ से पत्ते तोड़ते थे तो धीरे 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 कई सालों में, ठीक है, लगभग कोई आइडिया नहीं है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, कई सालों में उनकी गर्दन धीरे 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 लंबी होती चली गई। ठीक है, अगर उनकी गर्दन लंबी नहीं हुई होती और क्या होता, वो जमीन पर भी घास उनको नहीं मिलती, तो क्या करते, वो मर नहीं जाते। तो आप कहोगे हाँ मर जाते, बट उनकी क्या हुआ, डीएनए में वेरिएशन हुए। डीएनए में वेरिएशन होने की वजह से क्या हो गया, उनकी गर्दन लंबी हो गई। अब वो पेड़ से भी पत्ते तोड़ के खा पा रहे हैं, यानी वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ है, वेरिएशंस की वजह से हुआ है। आया समझ में, एग्जाम्पल के साथ समझाया, समझ में आ गया आपको। इसीलिए वेरिएशन होते हैं जिससे क्या हो, वो स्पीसीज सरवाइव कर पाए। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, which of the following is not an outcome of variation present in the population। आपको बताना है कौन सा इनमें से वेरिएशंस का आउटकम नहीं है। बैक्टीरियल रेजिस्टेंट टू हीट, डिफरेंट कलर ऑफ आइज, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑफ ओवर टाइम, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर। अब बच्चों एक और एग्जांपल, जो बैक्टीरिया है धीरे 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 उसने अपने आप को इतना चेंज कर लिया, इतनी उसके अंदर वेरिएशन आ गए कि वो हीट का भी रेसिस्टेंट हो गया है, यानी ज्यादा टेम्परेचर भी पर भी वो सरवाइव कर सकता है। वेरिएशन की वजह से जो आइस का कलर है वो भी डिफरेंट होता है, और जो स्पीसीज है उसके सर्वाइवल का भी चांस बढ़ रहा है। बट मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर, क्या ये वेरिएशंस की वजह से है?
तो आप बोलोगे ये वेरिएशंस की वजह से नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएशन आर यूजफुल फॉर आंसरिंग। वेरिएशन क्यों जरूरी है? मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, वेरिएशन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हुए हैं और होते रहेंगे। बट ये जो वेरिएशन होते हैं एक दो बार में नहीं होते, इनको होने में कई साल लग जाती हैं। सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, मल्टीप्लिकेशन, एवोल्यूशन। तो यहाँ पर बोलोगे कि सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज और इवोल्यूशन ये किसके लिए यूजफुल है? ये वेरिएशन यूजफुल है। ए एंड सी यानी डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। आगे बढ़े तो देखो, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में यानी पेरेंट्स से बच्चे में, वो क्या होते हैं, क्या शो करते हैं? ओनली सिमिलरिटीज विद पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस विद पेरेंट्स, नाइदर सिमिलरिटी नॉर वेरिएशन। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर सॉरी बच्चे के अंदर पेरेंट्स की सिमिलरिटीज भी होती हैं और कुछ चेंजेस भी होते हैं। जैसे अगर मान लो पेरेंट्स का जो हेयर है उसका कलर ब्लैक है, तो जरूरी नहीं है बच्चे का ब्लैक ही हो, उसका डार्क ब्राउन भी हो सकता है। अगर पेरेंट्स की आइज का कलर ब्लैक है तो जरूरी नहीं है कि उसकी जो ऑफ स्प्रिंग है उसका भी कलर कैसा हो, ब्लैक हो। थोड़ा कैसा हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, थोड़ा ब्लूइश भी हो सकता है। तो उसके अंदर पेरेंट्स की सिमिलरिटीज भी, जैसे कुछ कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी पेरेंट्स से क्या होता है, आईज मिल रही होती है, नोज मिल रही होती है। ऐसे सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती हैं और वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें लाइफ स्पेन। व्हाट इज लाइफ स्पेन? तो बच्चों, लाइफ स्पेन क्या होता है? एक पीरियड होता है, एक ऐसा पीरियड जब वो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, बर्थ ले रहा है, और वो कब तक यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ पर सरवाइव कर रहा है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। यानी उसने जन्म लिया और उसकी एक नेचुरल डेथ हुई, तो उस बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं लाइफ स्पेन। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पेन होता है। यानी अगर मान लो किसी अननेचुरल तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है, तो उसके लाइफ स्पेन वहां खत्म नहीं होता, एक नेचुरल तरीके से। जैसे मान लो एलिफेंट है, एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन होता है वो 60 to 90 ईयर्स होता है। अगर हम राइस प्लांट की बात करें तो 3 to 4 मंथ होता है। यानी 3-4 महीने लगते हैं एक प्लांट, राइस के प्लांट को क्या करने में, बड़ा होकर उससे जो राइस है वो आने तक। नेक्स्ट, जो टॉर्टाइस होते हैं इनका लाइफ स्पेन होता है वो 100 to 150 ईयर्स तक होता है। तो ये लाइफ स्पेन क्या होता है बच्चों, एक ऐसा पीरियड जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ उसका हो रहा है और उसकी नेचुरल डेथ हो रही है। नेक्स्ट, अगर हम आगे बढ़े तो जैसे मान लो डॉग है, डॉग का जो लाइफ स्पेन होता है वो 20 to 30 ईयर्स होता है। नेक्स्ट, जो बनियान ट्री होता है उसका कितना होता है, 200 to 300 ईयर्स होता है। काऊ का 20 to 25 ईयर्स होता है। आपको जो आपकी एनसीईआरटी में लाइफ स्पेन दे रखे हैं वो आपको याद कर लेना, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है उसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में। नेक्स्ट, अगर हम मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, ये 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, 2 टाइप का, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल।
एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। आगे बढ़े तो देखो, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें न्यू जनरेशन आर क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। It takes place in unicellular organisms, some plants and some multicellular animals like sponges and hydra. ये जो रिप्रोडक्शन का मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये किसमें देखने को मिलता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है, और कुछ जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं स्पंज एंड हाइड्रा, इनमें भी देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर यानी कई सारी सेल से मिलकर बना ऐसा ऑर्गेनिज्म। इट इज एब्सेंट इन दी हायर इनवर्टिब्रेट एंड ऑल दी वर्टिब्रेट्स। जो हायर इनवर्टिब्रेट है और जितने भी वर्टिब्रेट हैं सब में ये नहीं होता, उनमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेज की बात करें तो इसके डिफरेंट वेज हैं। ये फिजन तरीके से भी हो सकता है, इसमें फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, इसमें रीजनरेशन भी हो सकता है, इसमें बडिंग भी हो सकती है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, और इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है। आगे बढ़े, अब देखो, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। इसमें आर्टिफिशियल होता है और नेचुरल होता है। अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल आप जानते हो जो किसकी वजह से हुआ हो? मैन मेड हो, ठीक है, जो ह्यूमंस हैं उनकी वजह से हुआ हो। इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है टिश्यू कल्चर। सारी चीजों को समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी समझ लो आप इसके टाइप्स। नेचुरल में यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, मल्टीसेलुलर यानी कई सारी सेल्स। यूनिसेलुलर में अगर हम बात करें तो फिजन होता है, बडिंग होती है, स्पोर होता है एंड कंजक्शन होता है, ठीक है। अगर हम फ्रेगमेंट मल्टीसेलुलर में बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बडिंग भी होती है, स्पोर में से भी होता है और रीजनरेशन से भी होता है, और उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आता है। एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन, व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने पढ़ा क्या है? तो यहाँ पर फिजन हो गया, सेकंड क्या हो गया? रीजनरेशन हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, ठीक है, फोर्थ बडिंग हो गया, और क्या पढ़ा था? जल्दी जल्दी बताओ। फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। अब यहाँ पर देखो, offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because अगर कोई जो ऑर्गेनिज्म है, ऑफस्प्रिंग है, वो एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस हुआ है तो उसके अंदर सिमिलरिटीज बहुत होती हैं अपने पेरेंट की। क्यों? इसमें से आपको स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है कौन सी करेक्ट है। Asexual reproduction involves only one parent, सही है। Asexual reproduction does not involve gametes, ये भी सही है। Asexual reproduction occur before sexual reproduction, ये गलत है। Asexual reproduction occur after sexual reproduction, ये गलत है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड हमारी सही है, तो राइट आंसर ए इधर होने वाला है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को आप बताओ क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, a feature of reproduction that is common to amoeba east spirogyra is that, आपको ऐसा फीचर बताना है जो अमीबा में, ईस्ट में और स्पाइरोगायरा में कॉमन है, यानी ये तीनों किसी एक टाइप से क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, तो गलत है ये।
दे आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी गलत है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, दे आर ऑल मल्टीसेलुलर, ये भी गलत है। इसमें से आपका अमीबा यूनिसेलुलर है और जो स्पायरोगायरा है वो मल्टीसेलुलर है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। नेक्स्ट, अब इससे आगे हम हमारे डे 13 में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी तरीके से नए नए इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय नवोदय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।